हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायोबेसिक्स। पिछले लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, वहां पर हमने ये जाना था कि बायोमोलिक्यूल्स को हमने एसिड की सोल्युबिलिटी और जो उसका मोलिकुलर वेट था उसके बेसिस पर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। वन कैटेगरी वाज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड द सेकंड वाज मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल एंड द नेम इज कार्बोहाइड्रेट। अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजुअली किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस हमें यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के आखिर तक अगर आप बने रहे तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कार्बोहाइड्रेट से मिस हो जाए। सो डोंट मिस दिस लेक्चर एंड वॉच इट केयरफुली टिल लास्ट। ओके, तो शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन को बात करेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ। अर्थ पर पाए जाने वाले, अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स अर्थ पर कौन सा पाया जाता है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि कौन सा बायोमोलिक्यूल अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है तो आंसर होगा सेल्यूलोज। और जैसा कि आप जानते हैं या आगे हम जानेंगे कि सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। तो इसी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अर्थ पर पाए जाने वाले, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। दे आर वाइडली यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर स्ट्रक्चरल एज वेल एज एनर्जी स्टोरेज पर्पस। ये उस ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ एनर्जी स्टोर का भी काम करते हैं। स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने सेलुलोज की बात करी, तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, तो ये स्ट्रक्चर रोल भी प्ले करते हैं। साथ ही साथ वो एनर्जी स्टोरेज का काम भी करते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। तो इसलिए ये एनर्जी स्टोरेज के काम भी करते हैं और साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर भी काम करते हैं। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ब्रीफ में आपको बता देते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि जब उस मॉलिक्यूल के ऊपर एक पोलराइज्ड लाइट डाली जाती है तो उसमें एक एंगुलर रोटेशन नोटिस किया जाता है। वो क्यों होता है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में उसको जानेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आप याद रखेंगे कि 3 एटम से मिलकर यहाँ पे बने हुए हैं। अगर वो डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो अलग बात है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें क्या है, CH एंड O इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, याद रहे इस बात का, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इन मेजोरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स H and O आर प्रेजेंट इन सेम रेशियो एज इन H2O। तो H2O में जो H and O का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, 2:1 है। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें भी जो H and O पाए जाते हैं वो इसी रेशियो में पाए जाते हैं, 2 और 1 के रेशियो में ही पाए जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर वाटर को हमने क्या कहा, हाइड्रेट्स कहा, और तीसरा एटम यहाँ पर जो है वो क्या है, वो कार्बन है। तो इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह देते हैं, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर इनका हुआ वो इसी बेसिस पर हुआ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दीज आर द हाइड्रेट्स, ये हाइड्रेट हो गया, और ये क्या है, इट इज कार्बन। तो कार्बन के हाइड्रेट यानी कि CH2O, कार्बन के हाइड्रेट्स क्या हैं, वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसीलिए क्योंकि ये कार्बन के हाइड्रेट्स है, इनका एक जनरल फॉर्मूला जो बनाया गया है वो है CH2O की पावर N। N क्या है,
n number of carbon and this number of carbon can be 3 to 7, यानी कि ये n जो है ये CH2O की 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और इस तरह से 7 तक हो सकता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करूं तो फॉर्मूला बनता है C3H6O3। तो ये जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होती है वो इस फॉर्मूले की होती है, यानी कि C3 से नीचे मोनोसैकेराइड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये भी आपको ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूला है ये मोनोमर्स के लिए है। मोनोमर्स यानी कि जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, तो वो क्या है, वो यहाँ पर मोनोमर है, राइट। तो मोनोमर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर गिवन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने डिस्कस किए हुए हैं कुछ एक्सेप्शंस। ये जो एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस, इनमें ये जो फॉर्मूला है वो फिट होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहां से आप देखेंगे 3 एक्सेप्शंस हमने ऐसे लिए हैं जिनमें फॉर्मूला तो वही सेट होता है बट दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मूला अगर हम बात करें HCHO होता है, तो इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में करें तो CH2O हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो वही बनता है जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, लेकिन जैसा हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 कार्बन के नीचे होगा ही नहीं, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारा नहीं है। दूसरा है यहाँ पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में भी C2H4O2 फॉर्मूला बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग उसी रेशो में बनता है कि यहाँ पर भी जो H2O है वो कार्बन के ही डबल में है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी ठीक बनता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर, तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो लैक्टिक एसिड यहाँ पे लिया गया है। फॉर्मूला यहाँ पर फिट होता है, कार्बन नंबर भी यहाँ पर 3 ही है। जैसा हमने कहा कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट कार्बन नंबर 3 से नीचे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये कार्बन तो 3 है इसके पास, फॉर्मूला भी फिट हो रहा है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये एक्सेप्शंस में रखे जाते हैं कि ये 3 जो है वहां पर ये फॉर्मूला फिट नहीं होता है। अगले जो 3 एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिए, ये तीनों ही एग्जाम्पल जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इनमें वो फॉर्मूला फिट नहीं होता है। देखो, रामानोज, डीऑक्सीराइबोज एंड डिजिटोज। तो ये तीनों में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे, आइडियली यहाँ पर O6 होना चाहिए था, लेकिन O6 नहीं है। यहाँ पर O5 होना चाहिए था और यहाँ पर O6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इसीलिए हमने ऊपर बोला है कि मोस्ट ऑफ द मोनोमर्स जो हैं उनमें जो जनरल फॉर्मूला है वो CH2O पाया जाता है। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की एक डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कि करेक्टली मैच करती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सिल का जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला हमारा OH होता है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा पाए जाते हैं। जब एक से ज्यादा कोई चीज होती है तो उसको हम क्या यूज करते हैं? पॉली वर्ड यूज करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में एक से ज्यादा पॉली हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। इसके अलावा, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा वहां पर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा जो कि हम जानते हैं CHO होता है, या फिर कीटोन ग्रुप होगा जो कि हम जानते हैं C डबल बॉन्ड O होता है। आइदर CHO और कीटोन, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी जरूर होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या क्या है इनके? फंक्शंस हैं स्टोर्स एनर्जी, एनर्जी इनमें स्टोर्स होती है, जैसा अभी हमने कहा स्टार्च, ग्लाइकोजन, इवन टू ग्लूकोज, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इनमें स्टोर होती है एनर्जी। दूसरा, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं RNA और DNA का। RNA और DNA जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है और इनमें एक पेंटोज शुगर पाई जाती है। आगे न्यूक्लिक एसिड्स पर हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे तो वहां आपको और अच्छे से क्लियर होगी। एक पेंटोज शुगर होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो जो RNA है उसमें एक राइबोज शुगर होती है और जो DNA है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, राइट। तो ये जो है फ्रेमवर्क का काम करते हैं DNA और RNA में बनाने के। अगला पॉइंट लेते हैं,
स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी है? वो बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ग्लाइकेन क्या है? ये तो पेप्टाइड हो गए यानी कि प्रोटीन पार्ट हो गया, लेकिन जो ग्लाइकेन पार्ट है ये तो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो सेल वॉल बना रहे हैं बैक्टीरिया में। दूसरा प्लांट के अंदर अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो सेल्यूलोज है उसकी सेल वॉल बनी होती है प्लांट में। तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट, लिंक टू द प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन से लिंक हो जाते हैं तो उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, और अगर वो लिपिड से लिंक हो जाते हैं तो उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स। अगर प्रोटीन के साथ तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर लिपिड्स के साथ हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स। क्या फंक्शन होता है यहां पर? सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन उसमें ये हेल्प करते हैं, या सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। हम आपको बताएं, जो ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर जो ब्लड ग्रुप भी डिसाइड किया जाता है वो बेसिकली वो शुगर मोइटीज के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है, कि वो शुगर मोइटीज ही वहां पर डिसाइड करती हैं कि वहां पर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम समझते हैं यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ carbohydrates. So on the basis of hydrolysis, carbohydrates are classified into 4 categories. The one is monosaccharide, second is disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. मोनो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है क्या? मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो सिंगल का मतलब क्या है? एक, वहां पर एक ही यूनिट पाई जाएगी। सैक्राइड्स जो वर्ड लिया गया है ये लिया गया है सैक्रोन से। सैक्रोन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वीट, और यू कैन से शुगर। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि सारी जो शुगर हैं वो स्वीट्स नहीं होती हैं, उनमें सभी मीठी नहीं होती हैं, लेकिन हम पॉलीसैक्राइड्स के सामने भी सैक्राइड्स लगा देते हैं बिकॉज ऑफ नोमेनक्लेचर। सो मोनोसैक्राइड्स जिसमें केवल एक यूनिट पाई जाती है, डाइसैक्राइड्स जिसमें 2 यूनिट्स पाई जाती हैं, ओलिगोसैक्राइड्स जिसमें 3 to 10 यूनिट्स पाई जाती हैं, और पॉलीसैक्राइड जिसमें मोर देन 10 मोनोमर्स या मोनोसैक्राइड्स पाई जाती हैं। तो जो पॉलीसैक्राइड्स बना होता है वो भी मोनोसैक्राइड से मिलकर बना होता है, डाइसैक्राइड्स भी मोनोसैक्राइड से मिलकर बना होता है, और ट्राइसैक्राइड्स भी मोनोसैक्राइड से मिलकर बना होता है। इसीलिए जो मोनोसैक्राइड्स है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, और इनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं मोनोसैक्राइड्स के बारे में। मोनोसैक्राइड्स जैसा अभी हमने बताया, ये क्या है? मोनोसैक्राइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सबसे छोटे हैं, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है जब कोई एक मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को भी हाइड्रोलाइज होना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक डाइसैक्राइड्स की, तो अगर यहाँ पर एक डाइसैक्राइड हम लें, सपोज इट इज ग्लूकोज, और यहाँ पर हम दूसरा डाइसैक्राइड लें, सपोज इट इज फ्रक्टोज, एंड दिस इज सुक्रोज, राइट। तो यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इसको आने वाली हम क्लास में पढ़ेंगे। तो जिस टाइम पर ये ब्रेकडाउन होता है, तो इस ब्रेकडाउन के होने के बाद जो यहाँ पर जो एटम्स होते हैं उनको फिल करने के लिए बेसिकली वाटर को भी ब्रेकडाउन होता पड़ता है H+OH में, और ये ही जाकर यहाँ पर इन एटम को फिल करते हैं। तो इसीलिए वहां पर वाटर की भी हाइड्रोलाइसिस होती है। तो जो मोनोसैक्राइड्स हैं वो तो सिंगल यूनिट है, लाइक मैं अगर ये ग्लूकोज का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक यूनिट है, तो ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस इसकी नहीं हो सकती, या फर्दर ये इस तरह से ब्रेकडाउन नहीं हो सकता कि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को इन होना पड़े। चलिएगा, तो ये पॉइंट आई थिंक आप समझ गए हैं। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। इन बायोकेमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफनली नोन एज सैक्राइड्स। सैक्राइड्स का मतलब होता है शुगर और स्वीट। तो सैक्रोन वर्ड्स जैसा भी हमने ऊपर डिस्कस किया, ग्रीक वर्ड है, यहां से लिया गया, इसका मतलब होता है मीठा, राइट। लेकिन ये भी हमने आपको बताया ऑल द सैक्राइड्स आर नॉट स्वीट। सभी सैक्राइड्स जो हैं वो मीठे नहीं होते। ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि मोनोमर्स हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स और
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करें जैसे पॉलीहाइड्रेट्स की बात, पॉली कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो पॉली कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या है, सपोज इट इज स्टार्च या ग्लाइकोजन। सो दोनों ही मॉलिक्यूल्स बेसिकली ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। बहुत सारे ग्लूकोज एक चेन में आपस में जुड़े रहते हैं लाइक दिस। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, फिर ये जुड़ जाएगा एक यूनिट, फिर यहां से जुड़ जाएगा एक यूनिट, ऐसे, राइट। तो यहां पर वो इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनी रहती है जो कि पॉलीसैकेराइड्स को बनाते हैं। तो डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड जो भी या ओलिगोसैकेराइड जो भी बना होता है उसमें वो बनते मोनोमर से ही है, यानी कि मोनोसैकेराइड से ही बनते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, N जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिनका जो रेंज है वो 3 to 7 हो सकता है। तो मोनोसैकेराइड्स में जो मिनिमम कार्बन नंबर होगा वो 3 होगा और जो मैक्सिमम कार्बन नंबर होगा वो 7 होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द मोनोसैकेराइड्स आर डिवाइडेड। नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसा कि मैंने बताया 3 to 7 तक हो सकते हैं। तो यहां पर इसी बेसिस पर यहां पर इनको एक नोमेनक्लेचर दिया गया है, जैसे ट्राइओज। तो ट्राई वर्ड कहां से आया, 3 से। सो ओज वर्ड जो है सफिक्स, वो सभी क्लासेस में यहां पर यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। 4 जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज टेट्रोज, 5 इट इज पेंटोज, 6 हेक्सोज एंड 7 हेप्टोज। तो ये नोमेनक्लेचर हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही ऑलरेडी। एंड C इज द कार्बन नंबर। यहां पर जब 3 कार्बन नंबर है, और जैसा मैंने कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है या वो कीटोन हो सकता है। मोनोसैकेराइड्स कैन बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, ये बातें तो हम पहले कर चुके हैं। तो अगर वो एल्डिहाइड है तो यहाँ पे 3 कार्बन का जो सबसे छोटा मोनोसैकेराइड होता है दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आप याद रखेंगे। और उसी के पैरेलल में यहाँ पर दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह से यहाँ पर इराइथ्रोज, इराइथ्रुलोज, राइबोज, जिसका भी हमने जिक्र करा था। हमने कहा था कि पेंटोज शुगर होती है, तो वो पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होते हैं। राइबोज जो कि आरएनए में पाई जाती है, कि राइबोलोज यहाँ पर ये इसकी यानी कि कीटोन जो है वो इसका राइबोज होता है, राइबोज का। ग्लूकोज इसका जो कीटोन शुगर है दैट इज फ्रक्टोज। हेप्टुलोज इसका सीडो हेप्टुलोज। तो ये आपको नाम ये वाला जरूर याद रखना है कि जो ग्लूकोज है उसकी जो ये एल्डिहाइड फॉर्म होती है और जो फ्रक्टोज है वो कीटोन फॉर्म होती है। अगर हम यहां पर इसका फॉर्मूला डिजाइन करें तो फॉर्मूला बनेगा C3H6O3। अगर हम CH2O ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें तो जितना कार्बन नंबर है उतना हम C3 यहाँ पे रखें और यहाँ पे 3 रखें तो 3 2 6 और 6 यहाँ पर 6 हो जाएगा। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बोथ हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला। सिमिलरली इराइथ्रोज और इराइथ्रोलोज का सेम होगा जो कि होगा C4H8O4। अगर हम बात करें 5 कार्बन नंबर की यानी कि राइबोज शुगर की तो दैट इज C5H10O5, C6H12O6। ये अक्सर हम पढ़ते हैं यूजुअली। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का यही फॉर्मूला होगा। और यहाँ पर होगा C7H14O7 यानी कि हेप्टुलोज और सीडो हेप्टुलोज का ये फॉर्मूला। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स, यहाँ से आप ये याद रखें कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है बट वो एक ग्रुप पर वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो ये जो दोनों हैं, ये जो टेबल हमने बनाई है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इट मींस ग्लिसरॉल्डिहाइड जो और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, या ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज हैं वो एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं वो उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। Such kind of molecules are known as constitutional isomers. I hope कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और अगर मैं कहूँ कि अभी तक की इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अब आए हैं।
all monosaccharides except dihydroxyacetone contain at least one chiral carbon or asymmetric carbon. It means they are optically active and show levorotatory, this is also known as L form, or dextrorotatory, it is also known as D form of enantiomers. Enantiomers are non-superimposable mirror image. क्या मतलब हुआ इस बात का? जितने भी मोनोसैक्राइड्स हैं, जितने अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो सारे मोनोसैक्राइड्स या उसके अलावा और भी अगर कोई मोनोसैक्राइड्स हैं एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, याद रहे बात इंपॉर्टेंट है, कंटेन एटलीस्ट वन कायरल कार्बन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन वो होता है द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। वो कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड होता है उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो इस तरह का कायरल कार्बन बेसिकली डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में एब्सेंट होता है। यहां पर क्या है? एब्सेंट होता है। और इसी कायरलिटी की वजह से, इसी कायरल कार्बन की वजह से वो मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन पाया जाता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है इसको अभी हम सेकंड पॉइंट में हम समझेंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करे जिसको हम लेवोरोटेटरी कहते हैं, या हम वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट करें जिसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। और वो लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। एनेंशियोमर्स आर टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट? ये बात अभी हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कायरल कार्बन इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में, जिसको हमने सबसे छोटा मोनोसैक्राइड्स बताया था। तो जैसा कि हमने बताया था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। तो क्या ये कार्बन 1 कायरल कार्बन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए। तो यहां पर तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स है ही नहीं, तो ये जो है ये कायरल कार्बन नहीं है। कार्बन नंबर 2 को अगर आप देखें तो इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहां पर अटैच्ड हैं। पहला ग्रुप दैट इज CHO, दूसरा ग्रुप इट इज H, तीसरा ग्रुप दिस इज OH एंड द थर्ड ग्रुप दिस इज CH2OH। तो चारों ही ग्रुप आप देखेंगे अलग अलग है। इट मींस जो C2 है यहां पर ये C2 क्या है? इट इज कायरल कार्बन है, राइट? अब ये कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, और ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है तो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। द वन इज द D ग्लिसरॉल्डिहाइड और L ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, इसको बस हम समझने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को समझ लेते हैं। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन यानी कि 3 कार्बन्स का ही जो कीटोन ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, जो अभी हम पिछली टेबल में हम पढ़ के आए। तो आप अगर यहां पर देखें 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3। और इस कार्बन में क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे अगर मैं इस H को एक्सपेंड करूं तो दिस H विल कम ओवर हियर एंड दिस H विल कम ओवर हियर। तो इस कार्बन के पास 4 डिफरेंट एटम्स नहीं है, ये H और H मैच करता है। सिमिलरली इस कार्बन के पास H2 है, तो अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये H और H ऐसे हो जाएगा। तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है। और कार्बन नंबर 2 के पास तो कायरल कार्बन 4 एटम्स हैं ही नहीं, और जब 4 एटम्स हैं नहीं तो ये भी कायरल कार्बन्स नहीं है। तो इस तरह से जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, और जब वहां कायरल कार्बन एब्सेंट होता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि ये D या L फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने D या L फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि भाई जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, अब हम यहां पर वो समझते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे एक लाइट सोर्स यहां पर लिया गया है, और जिस टाइम पर एक लाइट यहां पर आती है इस वैक्यूम में, वैक्यूम ट्यूब के अंदर, तो ये इस तरह से डिस्पर्स्ड फॉर्म में है।
लेकिन इसको जो निकोल प्रिज्म का जो लेंस है वो इसको पोलराइज कर दे रहा है। तो यहां से आगे की जो लाइट है वो कैसी है, वो पोलराइज्ड लाइट है। ये पोलराइज्ड लाइट एक सैंपल ट्यूब जिसके अंदर हमारा सैंपल रखा है, सपोज करें वो सैंपल हमारा ग्लिसरल्डिहाइड है। सो दिस ग्लिसरल्डिहाइड कैन रोटेट इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन। अगर ये यहां पर जो रोटेशन है, अगर ये रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड को है तो इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं L4 या माइनस साइन से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर यही रोटेशन राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर रोटेट होता है, तो उसको हम डी फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कह देते हैं, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, और वो है जैसा कि अभी हमने पढ़ा इनेंशियोमर्स। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट इनेंशियोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस यूजुअली पूछा जाता है। इनेंशियोमर्स इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये सबसे पहले ध्यान रहे, ये क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है, राइट। क्या है ये, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज, अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं और अगर इनके बीच में हम इस मॉलिक्यूल के बीच में एक मिरर इसके सामने रख दें, तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसा यहाँ पर है इसके अपोजिट वाला, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे OH जो है ये राइट हैंड साइड में है और यहाँ पर जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। इसीलिए जो डी फॉर्म या एल फॉर्म होती है, वो डी फॉर्म और एल फॉर्म बेसिकली जो सेमी टर्मिनल कार्बन होता है, याद रहे ये बात, दिस इज द टर्मिनल कार्बन, लास्ट वाला है ये टर्मिनल कार्बन है। तो जो टर्मिनल कार्बन से पहले वाला कार्बन होता है, जो सेमी टर्मिनल कार्बन होता है, उस पर जो अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिसाइड करता है कि वो एल फॉर्म में होगा या डी फॉर्म में होगा। आप यहां पर देखें, अगर ये राइट हैंड साइड में है तो ये डी फॉर्म में है, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये एल, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये एल फॉर्म में होता है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिसाइड करता है कि ये डी फॉर्म में होगा या एल फॉर्म में होगा। बाकी आप यहां पर एक चीज और देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि मोनोसैकराइड्स में या कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीहाइड्रोक्सी होती है, तो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप यहां पर देख सकते हैं, राइट। यहां पर भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, वो या तो कीटोन हो सकता है या वो फिर एल्डिहाइड हो सकता है, वो भी यहां पर दिखाया गया है कि ये देखिएगा, ये तो कीटोन ग्रुप अटैच्ड है जैसा मैं आपको बता के आया था, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यहां पे बताया गया है। अब हम बात करते हैं इनेंशियोमर्स की। इनेंशियोमर्स इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, किसी मॉलिक्यूल्स के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइडेड किया जाता है हॉफ्स रूल। हॉफ्स रूल ने बताया था कि 2 की पावर n, क्या है n? n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अगर हम बात करें यहां सिर्फ इस ग्लिसरल्डिहाइड की बात करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? 1। तो अगर हम 2 की पावर n करें तो आंसर आया 2। तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स बने यहाँ पे, कितनी इनेंशियोमर्स यहाँ पर बने, तो आप कहेंगे 2, 1 and 2। यहां पर अगर हम कायरल कार्बन की बात करें तो कायरल कार्बन यहां पर कितना है? 0। तो 2 की पावर 0, तो आंसर 0। तो यहां पर कोई भी डी या एल फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में नहीं पाई जाती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि कायरल कार्बन से हम कैसे इनेंशियोमर्स को कैलकुलेट करते हैं। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं, आपको ये याद रखना है। सपोज करें आपसे कोई पूछ लेता है कि ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, कितने इनेंशियोमर्स हो सकते हैं,
तो आंसर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूं। तो आप सबसे पहले देखें कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितने हैं, 6। यहां पर कितने कार्बन है, 6। तो आप ये ध्यान रखें अगर वो एल्डिहाइड है तो आप फॉर्मूला लगा देना टोटल नंबर ऑफ कार्बन -2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या दे देगा आपको, ये दे देगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन, और बाकी आपको फॉर्मूला पता ही है 2 की पावर n। तो अगर टोटल नंबर है 6, 2 करेंगे माइनस, तो कार्बन नंबर कायरल कार्बन कितना आएंगे, 4 कायरल कार्बन आएंगे। तो 2 की पावर n में पुट कर दे, तो 2 की पावर अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो आंसर होगा 16। 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं ग्लूकोज से। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज में आपको फॉर्मूला जो रखना है वो ये है कि आपको इस 2 की जगह माइनस करके बनाना है -3 अगर वो कीटोन्स हैं। तो 2 की पावर, तो हाँ यहां पर हमें कायरल कार्बन्स कितने मिलेंगे, यहां पर कायरल कार्बन्स मिलेंगे 3। तो अगर हम उसी फॉर्मूले को हम फॉलो करें और 2 की पावर 3 रखें तो हमें यहां पर फ्रक्टोज के केस में जो स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, वो 8 मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के केस में हमें कितने मिलेंगे, 16 मिलेंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पर कितने इनेंशियोमर्स बनने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम वहां पे कायरल कार्बन बैठ के कैलकुलेट करें या फिर उसके हम कितनी फॉर्म बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। दूसरा आपको देखना है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अगर वो एल्डिहाइड है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन में से आप 2 माइनस कर देंगे अगर वो एल्डिहाइड है, और अगर वो कीटोन है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन में से आप 3 कैलकुलेट माइनस कर देंगे, वो आपको कायरल कार्बन दे देगा। कायरल कार्बन को आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और रेस्ट यू मे कैलकुलेट इजीली। आई होप यू अंडरस्टूड about the enantiomers, stereoisomers and how to calculate the enantiomers। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने डी एल्डोहेक्सोज यानी कि जो ग्लूकोज है उसकी एल्डिहाइड फॉर्म को यहां पर दिखाया गया है कि उसको हम कितनी फॉर्म बना सकते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड की यहां पर कितनी फॉर्म बनी है, यहां पर एल्डिहाइड की टोटल 8 फॉर्म बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कैसे, ये देखिएगा यहां पर प्लस रोटेशन है, आप देखेंगे ये एंगल ऑफ रोटेशन यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज प्लस। तो यहां पर जो एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट किया गया है इसीलिए ये डेक्स्ट्रो है। एल्डिहाइड है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप यहां पे लगा हुआ है। ये हमारा डी ग्लूकोज है जिसको हम अक्सर यूज करते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होती हैं उसमें डी ग्लूकोज ही इन्वॉल्व होता है। और ये डी गैलेक्टोज है। आप देख सकते हैं कि सभी में यहां पर प्लस जो है वो एंगल शो हो रहा है। दूसरी हम इसकी अगर हम एल फॉर्म की बात करें एल्डिहाइड की ही, तो एल फॉर्म में आप एक चीज यहां पर और नोटिस कर सकते हैं कि यहां पर आप सभी मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो सेमी टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो सेमी टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पर लोकेटेड है। एक भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको लेफ्ट में नहीं दिखेगा, इसलिए ये डी है। एक चीज यहां पर और समझ ले, जैसे हमने यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन बताया हुआ है, तो जब भी हम इस तरह से लीनियरली अरेंज करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स को, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। आगे हम दूसरी प्रोजेक्शंस भी पढ़ेंगे जिसको हम हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें हम साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे इसी मॉलिक्यूल की। तो अभी ये भी ध्यान लेने कि फिशर प्रोजेक्शन जो है वो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी दूसरी एल एल्डोहेक्सोज, एल्डिहाइड की ही दूसरी एल फॉर्म जैसा मैंने बताया। तो यानी कि इस बार जो रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, और आप देखेंगे यहां पर सभी मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। नॉट इवन अ सिंगल मॉलिक्यूल which has hydroxyl group on
राइट हैंड साइड, तो इसलिए ये क्या हो गया L, और जितने भी आप एंगल देखेंगे, देखिए यहाँ पे वो सारे एंगल आपके माइनस में यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, L4, राइट। एंगल इज सेम, आप अगर ग्लूकोज का देखें तो ऊपर ग्लूकोज का जो एंगल है वो 53 प्लस में है, और यहाँ पर आप देखेंगे 53 माइनस में है, तो एंगल इज सेम बट प्लस एंड माइनस साइन इज चेंज्ड, राइट। तो जो हम शुगर को जो हम इनटेक करते हैं उसमें कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है, दैट इज डी ग्लूकोज उसमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द सेकंड थिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स, दैट इज द एपीमर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स आर डायस्टियोमर्स, ये भी एक तरह के स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं। जो डायस्टियोमर्स होते हैं वो भी एक तरह के क्या होते हैं, वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। क्या है इसमें डिफरेंस? दैट कंटेन मोर देन वन कायरल सेंटर। कायरल सेंटर तो एक से ज्यादा हैं, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल सेंटर। केवल एक ही कार्बन पर वो डिफरेंस शो करते हैं, बाकी कायरल सेंटर पे वो डिफरेंस शो नहीं करते हैं। जैसे कि लेते हैं इसमें, अगर हम डी गैलेक्टोज की बात करें, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे +80 का साइन दे रहा था, और यहाँ पे डी ग्लूकोज जो कि +53 का साइन दे रहा है, यानी कि डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और आप देखें यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर से सेमी टर्मिनल कार्बन पर राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, एल्डिहाइड है CHO एंड CHO। तो आप अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन करें तो आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक कार्बन को लेकर डिफरेंट है, और वो है कार्बन नंबर 4। आप देखेंगे इसके राइट हैंड साइड पर H है और इसके राइट हैंड साइड पर OH है। तो इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ एक कायरल कार्बन पर ही डिफरेंस शो करते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? एपीमर्स। सो हियर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स। सिमिलरली अब यहां पर देखते हैं, इट इज डी मैनोज। आप यहां पे देखें, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूं जस्ट टू रिप्रेजेंट। आप देखेंगे कि यहां पर जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 पर जो राइट हैंड साइड पर OH है और यहां पर H है। द रेस्ट ऑफ द कार्बन्स कंटेन सिमिलर पैटर्न ऑफ द ग्रुप, राइट। लेकिन यहां पर तो इस तरह से जो डी ग्लूकोज और डी मैनोज है, ये भी क्या है? ये एपीमर्स है। लेकिन अगर मैं डी गैलेक्टोज और डी मैनोज की बात करूं, सो दे आर नॉट एपीमर्स। ये एपीमर्स क्यों नहीं है? क्योंकि एक से ज्यादा कार्बन पर, एक से ज्यादा कायरल कार्बन पर इनमें डिफरेंस है। आप यहां पे देखिए, फोर्थ कार्बन पर इधर H है और यहां पर फोर्थ कार्बन पर OH है। दूसरे नंबर पर यहां पर सेकंड कार्बन पर यहां पे OH है और यहां पर H है। तो दो कार्बन पर यहां पर डिफरेंस आ जाता है, और जब दो कार्बन पर डिफरेंस होता है तो वो एपीमर्स नहीं होते। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द एपीमर्स। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स बेसिकली इनेंशियोमर्स की ही कुछ फॉर्म होती है। क्या है एनोमर्स? एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि साइक्लिक प्रोजेक्शंस आते हैं। अभी तक हमने फिशर प्रोजेक्शंस पढ़े थे, जो कि रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका था। एटम्स को हमने अरेंज किया था बॉल एंड स्टिक्स की फॉर्म में, जिसमें मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया गया था, तो वो फिशर प्रोजेक्शन था। लेकिन यहां पर जो एटम्स को अरेंज किया गया है वो साइक्लिक फॉर्म में किया गया। जैसे अभी हम पीछे एक स्ट्रक्चर बना के आए थे, तो हमने ग्लूकोज वहां पर कुछ इस तरह से बनाया था, तो ये एक साइक्लिक है। यहां पर एटम्स जो हैं वो सारे अरेंज्ड हो जाते हैं एक साइकिल की फॉर्म में। सो एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स और ग्लाइकोसाइड्स दैट आर एपीमर्स। वो क्या होने चाहिए? वो एपीमर्स होने चाहिए। डिफरिंग, रिमेंबर, डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1। केवल कार्बन 1 पर डिफरेंस है इफ दे आर एल्डोज। तो दो कंडीशन आ गई यहां पर। पहली कंडीशन कि जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो कार्बन 1 पर उसमें डिफरेंस होना चाहिए ग्रुप के अरेंजमेंट का, इन दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अगर हम बात करें C2 की, तो वो किसमें? कीटोन में। याद रहे, C1 कार्बन पर डिफरेंस देखा जाएगा एल्डिहाइड में, और C2 कार्बन पर डिफरेंस देखा जाएगा कीटोज में। द एपीमेरिक कार्बन्स इन आर नोन एज एनोमेरिक कार्बन, यानी कि एल्डिहाइड में C1 जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, और कीटोज में जो C2 है वो एनोमेरिक कार्बन है, और एनोमेरिक सेंटर भी इसको बोल देते हैं। एनोमेरिक कार्बन्स डिसाइड्स द अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म।
अब यहां पर एक नाम और जुड़ने वाला है, या तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होगा या वो बीटा डी ग्लूकोज होगा। और इस अल्फा या बीटा डी तो मतलब या जो सेमी टर्मिनल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डिसाइड करता है, लेकिन जो अल्फा और बीटा है ये डिसाइड करने वाला कौन है, वो कार्बन 1 है, क्योंकि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड शुगर है। अगर ये हम फ्रक्टोज की बात करें, अल्फा डी फ्रक्टोज की बात करें, तो बीटा डी फ्रक्टोज की बात करें, तो इसको डिसाइड करने वाला कार्बन 2 होगा, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो एक कीटोन शुगर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे होता है इसको अभी हम समझेंगे, बड़े अच्छे से आपको हम ये एक्सप्लेन करेंगे। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, सारे ही मोनोसैकेराइड्स क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, बिकॉज दे हैव फ्री एनोमेरिक कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम एक शुगर पढ़ेंगे, दैट इज सुक्रोज, विच इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि उसके दोनों ही एनोमेरिक कार्बन्स जो हैं वो ऑक्युपाइड होते हैं, वो फ्री नहीं होते। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं उनका जो एनोमेरिक कार्बन है, जो कार्बन 1 या कार्बन 2 है, वो रिड्यूस फ्री रहता है, तो वो रिड्यूस कर सकता है रिएजेंट्स के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइक्लिक फॉर्म या हावर्थ प्रोजेक्शन क्या है। साइक्लिक फॉर्म और हावर्थ प्रोजेक्शन इन एक्वस क्या है। एक्वस सॉल्यूशन में जब हम किसी पानी के अंदर या किसी लिक्विड फॉर्म में जब हम मोनोसैकेराइड्स को डिसोल्व करते हैं, द मोनोसैकेराइड्स हैविंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटेन्स 5 और 6 कार्बन, इससे कम कार्बन का जो मोनोसैकेराइड्स होगा वो साइक्लिक फॉर्म नहीं बना पाएगा। रिमेंबर अगेन, अब उसकी फिशर प्रोजेक्शन के अंदर 5 से 6 कार्बन होने जरूरी है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन मोनोसैकेराइड्स हैविंग 5 to 6 कार्बन्स इन चेन फॉर्म, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन गिव साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी जाती है वाया फॉर्मिंग हेमी एसिटल बॉन्ड इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड हेमी कीटल बॉन्ड इन केस ऑफ कीटोन। सो अगर वहां पर एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल बॉन्ड उसको बोलते हैं। तो यहां पर जब हेमी एसिटल बॉन्ड बनेगा, C1 कार्बन जो है वो C5 के साथ एक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम हेमी एसिटल बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये हाफ बॉन्ड बना होता है। लेकिन अगर वहां पर कीटोन शुगर है, जैसे फ्रक्टोज अगर वहां पर है, तो कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसको हम हेमी कीटल बॉन्ड बोलते हैं। कैसे होता है इसको अभी हम आगे एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने वाले हैं। यहां पर बताया गया है कि अगर उस साइकिल के फॉर्मेशन में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जैसे ये हमने एल्डिहाइड के लिए बनाई है, तो इसके अंदर अगर इस साइकिल्स में 5 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4 एंड 5, तो आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को बनाने में 5 कार्बन्स आर इन्वॉल्व। सो इफ 5 कार्बन्स आर इन्वॉल्व, जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन 1, ये कार्बन 1 यहां से और ये कार्बन 5, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसको हम हेमी एसिटल बॉन्ड हम कह रहे हैं। तो जिस टाइम पर ये बॉन्ड यहां पर बन रहा है, तो वहां पर 5 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, और जब 5 कार्बन उस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारी पायरानोज स्ट्रक्चर कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रहे। पायरानोज स्ट्रक्चर में 5 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, और जो अगर वहां पर 4 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, लाइक दिस, जो कि फ्रक्टोज में अक्सर आप देख सकते हैं, यहां पे 4 कार्बन आप देखेंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4, 1 2, दिस इज 2, एक 1 यहां पर ऊपर हो जाता है, CH2OH, दिस इज 1, ये 3 हो जाता है, ये 4, दिस इज 5 एंड दिस इज CH2OH। तो यहां पर आप देखेंगे इस रिंग फॉर्मेशन में केवल 4 कार्बन ही यहां पर इन्वॉल्व हुए हैं, 1 2 3 4। तो अगर 4 कार्बन वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज C2 to C5, तो उसको हम फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे कि अगर 5 कार्बन इन्वॉल्व है तो उसको हम पायरानोज कहते हैं, और अगर वहां पर 4 कार्बन इन्वॉल्व है तो उसको हम फ्यूरानोज कहते हैं। नाउ वी सी कि वो जो बॉन्ड है वो किस तरह से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ एक हेमी एसिटल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ये हेमी एसिटल है, और ये बॉन्ड
हमें इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। तो ये कार्बन नंबर 6 है यहाँ पर, दिस इज कार्बन नंबर 6, दिस इज कार्बन नंबर 5, हियर इट इज कार्बन नंबर 5, ये यहाँ पर जो कार्बन है दिस इज 5। तो ये कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1। तो कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ये हेमी एसिटल बॉन्ड है, राइट। और इसको हमने अभी हम वो जो एनोमर्स हमने पढ़ा था उसको भी हम समझ लेते हैं यहीं पर। तो जैसा हमने इसको क्या लिखा है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज लिखा है। तो ये जो अल्फा वर्ड जो यहाँ पर आया है ये किसने डिसाइड किया, दिस इज डिसाइडिंग द एनोमेरिक कार्बन। तो ये जो कार्बन है C1, ये C1 यहाँ पर क्या है, ये एनोमेरिक कार्बन है। जैसा मैं आपको बताया था कि एल्डिहाइड में C1 एनोमेरिक कार्बन होता है और जो कीटोन्स होते हैं उनमें C2 कार्बन एनोमेरिक होता है। तो दिस कार्बन इज डिसाइडिंग वेदर इट इज अल्फा और बीटा। तो अगर आपको ये याद यहाँ पे रखना है कि अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये कार्बन नंबर 6 यानी कि CH2OH, ये ग्रुप दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये अल्फा कहलाता है। और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये CH2OH यानी कि 6th कार्बन, अगर ये दोनों सिमिलर डायरेक्शन में है तो ये बीटा कहलाता है। और डी तो आप समझ ही गए हैं, डी यानी कि जो सेमी टर्मिनल वाला जो ग्रुप होता है वो अगर राइट हैंड साइड पे लिखा होता है, अगर यहाँ पर लिखा है या यहाँ पर लिखा है तो उससे डिसाइड होता है कि ये डी है, अगर वो लेफ्ट पे लिखा है तो वो एल हो जाता है। तो यहाँ पर जो एनोमर्स है, यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है वो C1 है। तो यहाँ से जो एनोमर्स, दो एनोमर्स यहाँ से बना दिए गए हैं, द वन इज द अल्फा एंड अनदर इज द बीटा। इफ OH ऑन द upper side or on similar side of the 6th carbon, that is the beta, or if it is in opposite direction it is alpha. Now we see another example and that is fructose. तो fructose में आप देखेंगे this is carbon number 2, this is carbon number 5 and this is carbon number 6. तो आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में क्या बन रहा है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हेमीकीटल बॉन्ड, राइट। तो ये बॉन्ड कौन से हो गए, हेमीकीटल बॉन्ड। तो यहां पर कार्बन 2 और कार्बन 5 इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिस इज कार्बन 2 एंड दिस इज कार्बन 5। ये कार्बन 1 यहां पर आ गया। तो आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन एटम, तो इसलिए क्या होगी, ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होगी, राइट। फ्रक्टोज की है, अल्फा है। क्यों अल्फा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एनोमर कौन सा है, यहाँ पर एनोमर जो है C2 है। तो यहां पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये CH2OH दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये अल्फा है। यहां पर ये दोनों, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये CH2OH दोनों सिमिलर में है, एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक डायरेक्शन में है तो ये बीटा कहलाता है। यहां तक की बातें मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होंगी। I know कि this class is quite long but lots of informations are there so you may easily understand. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आप समझ सकते हैं। फर्स्ट, फ्रक्टोज के बारे में यहाँ पे बताया, फ्रक्टोज कैन मेक बोथ पायरानोज स्ट्रक्चर एज वेल एज द फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। समझ लेना ये बात, पायरानोज भी बना सकता है और फ्यूरानोज में भी रह सकता है फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज यानी कि जो स्ट्रक्चर अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, बीटा डी फ्रक्टोपायरानोज, वो हनी के अंदर पाई जाती है एंड दैट इज स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो अगर पूछा जाए कि भाई स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सी है तो दैट इज फ्रक्टोज। पहला क्वेश्चन यहां से बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है किस फॉर्म में पाया जाता है तो आप बता सकते हैं कि फ्रक्टोपायरानोज की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम हनी को हीट करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, और उसकी जो स्वीटनेस है वो खत्म हो जाती है। तो केवल पायरानोज से फ्यूरानोज में कन्वर्ट होते ही उसकी जो स्वीटनेस है वो खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोल दिया जाता है। यहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट रोटेट्स PPL इन लेफ्ट एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज लेवोरोटेटरी एंड ऑल्सो नोन एज लेवोलोज। तो फ्रक्टोज जो होता है वो
किस फॉर्म में पाया जाता है? एल फॉर्म में पाया जा सकता है, राइट। तो इसको हम लेवुलोज भी हम बोल देते हैं, यानी कि जो पोलराइज्ड लाइट है वो पोलराइज्ड को किस तरफ रोटेट करता है? वो एल फॉर्म की तरफ को रोटेट करता है, एल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज, इट इज अबंडेंट इन ग्रेप्स एज नोन एज, इसलिए इसको हम ग्रेप शुगर भी कह देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि ग्रेप शुगर किसे कहते हैं? इट इज अबंडेंट इन ब्लड एंड ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, ये भी इसी के साथ इंपॉर्टेंट बन गया। ब्लड शुगर या ग्रेप शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। इट इज मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, जी हाँ, आगे जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो इसी से होती है। इट रोटेट्स राइट वाइज, राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसीलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और इसलिए कॉमनली इसको डेक्स्ट्रोज भी कह देते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर ग्लूकोज की हो गई। नाउ वी understand about the galactose. This is the last topic of this lecture. Galactose, it is most abundant found in brain, that's why it is also known as brain sugar. This question can be asked, और पूछा भी गया है, पहले पूछा जाता है ब्रेन शुगर कौन सी होती है? दैट इज द गैलेक्टोज। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, जब हम बहुत छोटे स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, उस टाइम पर गैलेक्टोज ही शुगर होती है जो रोल प्ले करती है ब्रेन डेवलपमेंट में, एज वेल एज द नर्वस टिश्यू, राइट। इट नेवर अकर्स इन फ्री फॉर्म, जैसे अभी हमने कहा था डी गैलेक्टोज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। डी जो गैलेक्टोज है वो ऑलरेडी किसी ना किसी फॉर्म में बाउंड होता है। इट ऑलवेज अकर्स एज ए कंपोनेंट ऑफ सम कंपाउंड, जैसे कि लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसैकराइड है जो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनता है, तो ये डाइसैकराइड हो गया और इसीलिए गैलेक्टोज जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है। आई होप कि आज की जो क्लास है वो काफी इंफॉर्मेटिव रही है और आपको काफी कुछ इसमें से समझ में आया। उसके बाद भी अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है जो आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट लिखकर उसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना सकता हूं और आपको वो पॉइंट अलग से समझाया भी जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।